पी ब्लॉक एलिमेंट्स इससे पहले हमने क्लास 11 में देखे थे, ग्रुप 13 एंड 14। यहाँ पे उससे आगे कंटिन्यू किया जाएगा 15 से लेके 18 तक। एंड इसके पहले पैराग्राफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है हम ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक यूनिक पॉइंट था यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ ऑल द types of elements metal metalloids and non metals bring diversification in the chemistry of these elements। तो आपसे अगर पूछा जाए मोस्ट डाइवर्सिफाइड ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, तो उसका आंसर होगा पी ब्लॉक। इसके अलावा जो तीनों ब्लॉक्स बचे इनमें सिर्फ मेटल्स पाए जाते हैं, इनमें तीनों तरह के जो एलिमेंट्स पॉसिबल हैं वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप 15 से हम इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन से लेके मॉस्कोवियम तक एलिमेंट्स आते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मॉस्को है असली खिलाड़ी, बिकॉज हनी सिंह ने मॉस्को के ऊपर गाना बनाया हुआ है ना, इन सभी के ऊपर तो नहीं बनाया, तो इसलिए मॉस्को असली खिलाड़ी है। ऐसे इन सभी को याद रखा जा सकता है। एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक थ्रो मेटेलॉइडिक कैरेक्टर। ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यह मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में। और आगे फिर एस और पी ब्लॉक में भी दे आता है क्लास 11 में। तो काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पे होती है। ऊपर वाले दो नॉन मेटल्स होते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक एंटीमनी, बीच वाले दो मेटलॉइड्स एंड लास्ट वाले दो बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम मेटल्स होते हैं। करेंस के बारे में आगे बताया गया है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में ऑक्यूपाई करती है। ये मैं आपको बोलता ही रहता हूँ, 3 तो एटलीस्ट आपको परसेंटेज के साथ मोस्ट जो पाई जाती हैं गैसेज आपको पता होनी चाहिए एनवायरनमेंट में। 78% नाइट्रोजन होती है, 21% फिर बची ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मेजरली सिर्फ ये 3 ही हमारे काम की होती हैं। In the earth crust is occurs sodium nitrate called चील saltpeter and potassium nitrate Indian saltpeter। अब पीटर से नाइट्रेट आपको याद आना चाहिए, बिकॉज TRE में आता है और नाइट्रेट में TRA आता है, तो इससे याद हो जाएगा। उससे पहले साल्ट है यहाँ पे KNO3 में एंड चील है हमारे NaNO3 में। एंड ये दोनों ही कंट्रीज़ के नेम पे बेस्ड है, हमें दिखाई दे रहा है चील और इंडिया। एंड चील एक ऐसी कंट्री है जो कहाँ लोकेटेड आपको पता नहीं है, आपने नाम भी शायद पहले से सुना हो, तो इसके लिए ना आप बोल देंगे क्योंकि आप इसको नहीं जानते। तो NaNO3 हो गया चील साल्टपेटर। एंड इंडिया को आप जानते हैं तो उसके लिए नो बोल देंगे आप, KNOW। ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है, तो यहाँ से नो यानी जानना आप डिराइव कर सकते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट हो गया इंडियन साल्टपेटर। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटीन्स में अमाइन NH2 ग्रुप्स पाया जाता है, जिस नाइट्रोजन से ही मिलके जो बना होता है। फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली, जिसके बारे में हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी देखा था। फ्लोर एपेटाइट जो कि फौलाद बना देता है दांतों को, ऐसा हमने वहाँ पे लर्न किया था। विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द फॉस्फेट रॉक्स। तो एपेटाइट फैमिली की कंपोजिशन क्या होती है, कौन से एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर ई लगा दिया जाए ए को हटा के तो भूख बन जाती है एपेटाइट। एंड भूख को शांत करने के लिए आपको अच्छे दांत चाहिए, उनसे चबा के ही खाना अंदर फिर डाइजेस्ट होने के लिए ले जाया जाता है। तो दांतों के स्ट्रॉन्ग होने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, हमें ये पता है। उसके मिनरल्स पाए जाते हैं बोन्स में भी और टीथ्स में भी। एंड इसके अलावा जो इसमें पति आता है एपेटाइट में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड, और जो हमारा फॉस्फेट है उसमें होस आता है, हस्बैंड के स्टार्टिंग में HUS आता है, तो इससे ये आ जाएगा। तो कैल्शियम दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरी होता है, और वो भूख मिटाने के लिए फिर इंडीड इंटर्न आगे ज़रूरी है। तो एपेटाइट से आपको कैल्शियम याद आ जाएगा, और फिर पति से हस्बैंड से हो से ये फॉस्फेट का, तो इससे कैल्शियम फॉस्फेट आपको याद हो जाएगा कि एपेटाइट फैमिली में पाया जाता है। एंड बेसिकली जो फॉस्फेट है PO4 3- होता है, तो उसकी वैलेंसी कैल्शियम के पैर में, और कैल्शियम की होती है 2, तो उसकी फॉस्फेट के पैर में। ऐसे CA3P2 इसका जो मेन फॉर्मूला वो बनेगा, उसको जो थ्राइस कर दिया गया है सिर्फ यहाँ पे, तो CA9 एंड PO4 6 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और आगे CaX2 है, यहाँ पे X की जगह FCl या फिर OH भी आ सकता है। OH होगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट हम इसको बोलेंगे। क्लोरो एपेटाइट एंड फ्लोरो एपेटाइट अगर Cl और F है यहाँ पे। Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. It is present in bones as well as in the living cells. Living cells में membranes में phosphorus पाया जाता है, phospholipids की फॉर्म में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने देखा हुआ है। एंड इसलिए इसको
एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट बोला जा रहा है एनिमल एंड प्लांट मैटर के लिए, बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि सेल का ही ये हिस्सा होता है। एंड बोन्स में ये पाया जाता है, ये आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, कैल्शियम के जो साल्ट्स होते हैं बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज बोन्स और टीथ्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फ्लोर एपेटाइट है हमें दांतों के लिए ये चाहिए। ऐसे ही याद रखो बोन्स के लिए भी फोस्फेट हमें रिक्वायर्ड होगा, जैसे फ्लोर एपेटाइट में कैल्शियम और फोस्फोरस दोनों होते हैं, वैसे ही टीथ्स की जैसे रिक्वायरमेंट इन दोनों की होती है, ऐसे बोन्स की भी होगी, क्योंकि कैल्शियम दोनों में क्योंकि चाहिए होता है, और ये साल्ट्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है जिसमें फोस्फेट से ये लिंक्ड होता है। फोस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क्स एंड एग्स। मिल्क्स और एग में एनिमल सोर्स होते हैं प्रोटीन्स का, ये आपको पता ही है। तो पी से प्रोटीन और फी से फोस्फो याद रखो, इसमें फोस्फोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंस एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, तो ऑक्साइड की तरह ये एक्कर करते हैं, ऐसा यूजुअली आता है हमारे माइंड में। लेकिन अबंडेंस के साथ साथ स्टेबिलिटी भी तो ज़रूरी होती है किसी भी कंपाउंड के फॉर्म होने के लिए, उसका क्राइटेरिया। एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ये दोनों छोटे नॉन मेटल्स हैं, तो जो ऑक्सीजन छोटा नॉन मेटल है उसके साथ वो स्टेबलाइज होता है, स्टेबल कंपाउंड्स बना लेते हैं छोटे दूसरे छोटे के साथ। ये नीचे बड़े मेटलॉइड्स और मेटल्स आ गए हैं, तो इनको स्टेबलाइज करेगा बड़ा ही एनायन ही, तो इसलिए ऑक्सीजन के नीचे तो होता है सल्फर है, तो ये सल्फाइड की फॉर्म्स में आकर करते हैं फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मॉस्कोवी में जो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट रेडियो एक्टिव ही होता है सारे के सारे ग्रुप्स में। ये एस ब्लॉक से लेके हमने ट्रेंड देखा हुआ है, तो वो यहीं पे भी फॉलो होगा। इट्स सिंबल इज़ MC, जो आपको याद रखना है। एंड इसका रीज़न ये है, एम मॉस्कोवियम के स्टार्टिंग में M के बाद O आता है और फिर C के बाद O आता है, तो इसलिए M और C यहाँ पे लिया गया है। एटमिक नंबर इसका 115 होता है, 15 ग्रुप में ये पाया जाता है, तो उससे ये डिराइव किया जा सकता है। एटमिक मास आपको याद नहीं रखना है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ज़रूर आपको पता होना चाहिए। रेडोन से आगे विच इज़ अ नोबल गैस विद एटमिक नंबर 86, इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स और भरे जाते हैं, जिसमें से 14 F में आते हैं, D में 10 और S और P में 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। NS2 NP 1 to 6 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है P ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये तीसरा उनमें ग्रुप्स आता है, इसलिए NS2 NP3 यहाँ पे आता है। N है रिप्रेजेंट द ग्रुप, हमारा जो पीरियड नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि 7th होता है यहाँ पे मॉस्कोवियम के केस में। एंड N-1 ये D होता है, तो 6D होगा, और N-2 F होता है, तो 5F यहाँ पे होगा। ये कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, इनकी तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है आपने। पीरियड नंबर के साथ साथ यहाँ पे ग्रुप के साथ है NS2 NP 1 to 6 यहाँ पे वेरी करना होता है आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचने के लिए। ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ एंड अवेलेबिलिटी इन वेरी लिटिल अमाउंट, इट्स केमिस्ट्री येट टू बी एस्टैब्लिश। ये सेम पॉइंट रिपीट होने वाला है सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए, तो यहीं पे एक पहले में बार में ही आपको समझ लेना चाहिए। शॉर्ट हाफ लाइफ होती है इन सभी हैवी एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव का फिनोमेना ये शो करते हैं, और डीके हो जाते हैं तो किसी दूसरे ही एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पहला बचता ही नहीं है, तो काफ़ी कम समय मिलता है इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। दैट्स व्हाई देयर केमिस्ट्री इज़ येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। एंड इसीलिए यहाँ पे बोला गया है देयर अवेलेबिलिटी इज़ इन वेरी लिटल अमाउंट, क्योंकि दूसरे में ये कन्वर्ट हो जाता है रेडियो एक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट टेबल 7.1 ये आपको याद नहीं रखनी है एज इट इज़। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थ्योरी में गिवन है वो सिर्फ आप याद रख लें तो काफ़ी होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ वहीं से फ्रेम होते हैं। डायरेक्ट डाटा से उठा के पूछने लगे तो काफ़ी इसमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वेश्चंस को पूछना भी और फिर बता पाना भी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल, मैंने आपको बता दिया NS2 NP 1 to 6 होती है P ब्लॉक के लिए। तीसरा उसमें ग्रुप आता है तो NS2 NP3 होगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, S ऑर्बिटल इन दिस एलिमेंट्स इज कम्प्लीटली फिल्ड, NS2 दिखाया गया है, एंड P ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस्टा स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है दूसरी EC की कंपैरिजन में। ये
एटमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट है एटमिक एंड आयनिक रेडियाई, देयर रेडियाई इंक्रीज इन साइज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ये एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल की वजह से होता है। देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एंड ऐसे कंपेयर करके हम देखते हैं हमारी टेबल से, जो थ्योरी में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, डाटा से उसको कोरिलेट करके हम देखते हैं। सो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक कंसीडरेबल इंक्रीज बताई गई है रेडियस में, यहाँ पे देख सकते हैं 70 से 110 इंक्रीज हुई है। लेकिन फॉस्फोरस से अगर आप आर्सेनिक तक जाएं देन बिस्मिथ तक लास्ट में 110 से 121, 141 दैन 148 कम इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। इसका रीज़न ये है कि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा हुआ है, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू एस एन पी ऑर्बिटल्स। तो न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो रेडियस है वो कम फिर इंक्रीज हो पाती है। From arsenic to bismuth only there is a small increase in the covalent radius is observed. This is due to the presence of completely filled d and or f orbitals in the heavier members, एंड इसको लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, साइज के डिक्रीज होने को या फिर कम इंक्रीज होने को। इसकी डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में आपको गिवन है। नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि साइज से रिलेटेड होती है, इनवर्स रिलेटेड है ये साइज के। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज बिकॉज द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p orbitals EC and smaller size ionization enthalpy of the group 15 elements is much greater than that of group 14 elements in the corresponding period। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, तो वहीं पे बताया गया स्मॉलर साइज की वजह से साइज इतना छोटा होगा, आयनाइजेशन P ज़्यादा होगी। एंड सेकेंडली इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी फैक्टर आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होता है। तो ग्रुप 14 के कंपैरिजन में 15 की इसलिए बहुत ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी एज एक्सपेक्टेड तीसरी की सबसे ज़्यादा होती है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपने ऑलरेडी निकाल लिए तो वो पॉजिटिव चार्ज उस स्पीशी के ऊपर आ जाता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से उससे फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है पहले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, विच इज़ आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू एटमिक साइज। तो ये भी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप जाने पे विद इंक्रीजिंग एटमिक साइज। हाउएवर अमंग्स द हैवियर एलिमेंट्स द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस। जैसे हैवियर एलिमेंट्स में साइज कम इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने पे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम डिक्रीज करेगी, उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं हैवियर एलिमेंट्स में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आगे डिस्कस की गई हैं। ऑल ऑफ दीज आर पॉली एटमिक, नाइट्रोजन भी पॉली एटमिक कंसिडर इसमें किया गया है, इवन दो उसमें सिर्फ 2 ही एटम्स होते हैं। तो पॉली का मतलब मैनी होता है, एंड एक से ज़्यादा कोई मैनी यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो पॉली में ऑल आता है, तो इसे याद रखो, ऑल ऑफ दीज आर पॉली एटमिक हेयर। डायनाइट्रोजन डायटमिक गैस वाइल ऑल अदर्स आर सॉलिड्स। अब N2 गैस होती है, तो पता ही है 78% इसकी अबेंडेंस भी याद रखते हैं एटमॉस्फेयर में। एंड इससे आगे फॉस्फोरस हम आगे देखने वाले हैं, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं उसकी, वाइट, ब्लैक एंड रेड फॉस्फोरस, तीनों सॉलिड्स होते हैं। तो फॉस्फोरस से ही सॉलिड्स आना शुरुआत हो गई है, तो बाकी सारे सॉलिड्स होंगे, ये पॉइंट ऐसे याद रखा जा सकता है। मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है, ये लाइन एसेंशियल यहाँ पे रिपीट ही कर दी गई है जस्ट। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इनवर्सली रिलेटेड, हमें पता है। एंड जैसे जैसे साइज बढ़ता है एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता है, तो उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लाना उतना ही आसान होगा, और यही मेटेलिक करैक्टर होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। तो डाउन द ग्रुप जाने पे ये बढ़ेगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज अप टू बिस्मिथ। अब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स के लिए अलग होती है और नॉन मेटल्स के लिए अलग। हमने देखा हुआ है एस ब्लॉक में रीजन के साथ कैसे डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन जनरल इंक्रीज का ट्रेंड है। तो इसको ऐसे ही याद रखो, जैसे इन जनरल जो फोम से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल्स और मेटल्स की जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स इन जनरल सॉफ्ट होते हैं, तो वैसे ही फोम्स चेंज होने
की जो प्रोसेसेस होती हैं जैसे बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, उनमें भी एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेंड्स होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। जैसे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करते हैं मेटल्स में, यहाँ पे हमने वहाँ पे रीज़न के साथ देख लिया था, उसका जो अपोजिट यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे डाउन द ग्रुप जाने पे। एंड बॉइलिंग पॉइंट गुस्से में रहता है, ये बॉयल करता रहता है गुस्से में। इसे याद रखो कि जो कोई भी इफेक्ट अगर होगा, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे इफेक्ट है, आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इफेक्ट हम देखने वाले हैं, तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गुस्से में उलता रहता है तो ये इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी भी इफेक्ट का। तो ये डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज़ होगा ही, जो जनरल होता है इसका। मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो जाता है इफेक्ट्स की वजह से, याद रखो ये चेंज हो जाता है। एंड कैसे चेंज होगा ये इसके नाम से याद रखो, इसमें IN आता है तो ये IN से इंक्रीज़ करेगा आर्सेनिक तक, जिसमें एंड में INC आता है, एंड देन डिक्रीज। ये जनरल ट्रेंड हमने अभी याद रखा ही था। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर शो एलोट्रोपी, एंड नाइट्रोजन सिर्फ गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, कोई दूसरा एलोट्रोप नहीं होता, ये हमें पता ही है। और फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हम आगे देखने ही वाले हैं, तो वहाँ से एलोट्रोपी की शुरुआत हो जाती है। ये आप ऐसे याद रखो कि बाकी सारे भी उससे आगे एलोट्रोप्स ही शो करेंगे ही। नेक्स्ट वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स से इसकी शुरुआत की गई है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स -3 से लेके +5 तक, ये 3 होती हैं। बेसिकली नाइट्रोजन के एग्जाम्पल लेके समझा जा सकता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले नाइट्रोजन तो नियोन के बराबर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जो कि एक नोबल गैस होती है, तो अगेन वो स्टेबल हो जाएगी। +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो छोड़ दे, 1s2 2s2 2p3 उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो 1s2 2s2 सिर्फ उसमें बचेगा, यानी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी, विच इज़ अगेन स्टेबल। और 5 अगर छोड़ दे तो 1s2 बच जाएगी हीलियम की, जो कि नोबल गैस होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी से ये रिलेट किया जा सकता है। टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। अब हम जानते हैं कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, ये है नेगेटिव। एंड डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये पता ही है, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप जाने पे। In fact, bismuth hardly forms any compound in -3 oxidation state. Stability of +5 oxidation state decreasing down the group, and only well characterized कंपाउंड ऑफ बिस्मिथ इन +5 इज BiF5। ये दो अलग अलग रीजंस आपको पता होना चाहिए। -3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्यों डिक्रीज करती है? मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीज होने से, क्योंकि मेटल्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से शो करते हैं। एंड +5 की स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज करती है? जो दो एक्सट्रीम है दोनों में, इन दोनों की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है, सिर्फ +3 की बीच वाले की इंक्रीज करती है। +5 की डिक्रीज होने की स्टेबिलिटी का अलग रीज़न है, इसका है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि हमारा जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स होते हैं D एंड F ऑर्बिटल्स, उनकी जो पूर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर NS2 इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। मींस रिएक्शंस के टुवर्ड्स वो इनर्ट हो जाते हैं, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन से डिक्रीजेज एंड +3 इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप। एंड ये क्लास 11 P ब्लॉक में हमने याद किया हुआ है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो मेन रिजल्ट होता है, हाइयर एलिमेंट्स में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और लोअर में लोअर है। तो जो हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये लोअर एलिमेंट्स में पाई जाएगी, +5 हाइयर में, यानी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में। तो वैसे ही +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और +5 की डिक्रीज। Besides +5 oxidation state, nitrogen exhibits +1 से लेके +4 states also when it reacts with oxygen। आगे हम देखेंगे +3 भी करता है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। However, it does not form compounds in +5 oxidation state with halogens, as nitrogen does not have d orbitals to accommodate electrons from other elements to form bonds। अब हेलोजेंस हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं, तो नाइट्रोजन को अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है हेलोजेंस के साथ, तो 5 इसकी कोवेलेंसी होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। मैक्सिमम इसकी 4 होती है, हम आगे देखेंगे। तो दैट्स वाई अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही ये शो कर सकता है, ना कि हेलोजेंस के साथ। HNO3 इसका एक कंपाउंड हम देखने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड, उसमें इसकी कोवेलेंसी 3 होते हुए भी ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है ये ऑक्सीजन के साथ। तो दैट्स वाई
विद ऑक्सीजन ओनली ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर सकता है, ना कि हेलोजेंस के साथ। ये आपको यहाँ से मेन पॉइंट ध्यान रखना है। एंड जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से और छोटे साइज़ की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उनकी अनोमलस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसी से एसोसिएटेड ये पॉइंट है। फॉस्फोरस आल्सो शोज +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सो एसिड्स। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है फॉस्फोरस की, आगे इसके ऑक्सो एसिड डिस्कस किए गए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रोसिनेट इन एसिड सॉल्यूशन। अब नाइट्रिक एसिड HNO3 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की, जो कि इसकी ज़्यादा स्टेबल नाइट्रोजन के लिए। तो एसिड सॉल्यूशन में बाकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +4 तक डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे, क्योंकि एसिड यानी नाइट्रिक एसिड में ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की। तो HNO2 यहाँ पे दिखाया गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं आपको बोल रहा था +3 भी देखने को मिलेगी। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा +5 के अंदर एंड +2 के अंदर NO में। अब इसको याद कैसे रखा जाए, देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो हमें पता है कि +5 में तो जाना ही है इसको, क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल होती है नाइट्रोजन की वो +5 है, तो एक तो +5 होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 2, 3 और 5 का, वो 2 बचा, तो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जाएगा, ये ऐसे याद रखो। एंड अब यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके 2 कंपाउंड्स को बनाया है। अब इस जो कंपाउंड है उसमें बचा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इन दोनों से मिलके जो सिंपलेस्ट कंपाउंड बनता है दैट इज़ वाटर, तो वाटर यहाँ पे बना दो। तो दैट्स हाउ तीनों इनके जो रिजल्ट होंगे रिएक्शन के, वो आप याद रख सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3 बोथ इन एल्कली एंड एसिड। एल्कली तो इसका बनता है फोस्फीन गैस, हम आगे देखेंगे। PH3 जो होती है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें फॉस्फोरस की, एंड एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक H3PO4। तो दैट्स हाउ +5 -3 में डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। एंड यही 2 मेजर कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस के आगे डिटेल में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, ये इसकी 2 मोस्ट स्टेबल होती हैं। However, +3 oxidation scale in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasing stable with respect to disproportionate। जैसा कि मैंने आपको बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लोअर एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर एलिमेंट्स हायर। तो +3 लोअर एलिमेंट्स तीनों में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ में ज़्यादा स्टेबल होती है। नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ 4 सिंस ओनली 4 1s and 3p ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग 1s2 2s2 2p3 होती है। तो लास्ट वाले जो 2p3 एंड एक 2s ऑर्बिटल होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसमें 2 3 हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए। सो मैक्सिमम कोवलेंसी इसकी 4 होगी। एंड हैवियर एलिमेंट्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस का एग्जांपल लिया गया है PF6- जो एग्जाम्पल से शो किया गया है। इसमें अगेन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की, जो इसमें स्टेबल होती है। नेक्स्ट वी हैव एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमने देखी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। इन जनरल दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स के लिए छोटा साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई एनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये सारे फॉर्म करते हैं कंडीशंस टू शो दीज अनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेकेंड पीरियड अपार्ट फ्रॉम द अदर ग्रुप एलिमेंट्स। इससे पहले हमारा ये पॉइंट रह गया था कि बिस्मुथ एक यही कंपाउंड क्यों बनाता है +5 में। इट इज़ बिकॉज एक अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको ले जाने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, जो कि सिर्फ फ्लोरीन होता है। नाउ नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी, जिसके एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन है। बेसिकली नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीक होता है, हम आगे देखेंगे। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। एंड जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे पाई बॉन्ड जरूर पाया जाता है। डबल में 1 होता है, ट्रिपल में 2। एंड नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में क्योंकि p ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे p टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं। एंड एक एटम के साइज के जैसा ही जो दूसरा एटम होता है उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एक एटम। तो इसलिए नाइट्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए उससे सिमिलर साइज वाले कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एंड कार्बन उससे पहले आता है, ऑक्सीजन उसके बाद में। हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म p बॉन्ड्स एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग चाहिए होती है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने के लिए। एंड जैसे जैसे
एलिमेंट्स हैवी होते जाते हैं, यानी आगे वाले बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, तो उनके ऑर्बिटल्स भी बड़े होंगे। यहाँ पे आउटर मोस्ट तो पी ऑर्बिटल ही होगा क्योंकि ये पी ब्लॉक है, लेकिन 2p 3p 4p ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाता है। और जितना बड़ा वो ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए उसमें स्पेस उतना ज़्यादा होगा, तो एक जगह रह के वो बॉन्डिंग में उतना ही कम पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि कम इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, जिससे बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी कम होगी। तो इसलिए हैवियर एलिमेंट्स में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये पी पाई बॉन्डिंग क्यों नहीं फॉर्म होती, बड़े ऑर्बिटल्स होने की वजह से। ये एक मेन रीज़न इसका। डिफ्यूज ऑर्बिटल्स, उसी को हम बोलेंगे, डिफ्यूज़ का मतलब होता है स्प्रेड होना। बड़ा ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बहुत जगह पाए जाने की पॉसिबिलिटी होगी, एक जगह रह के बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी कम है। 10 नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 2 पाई बिटवीन 2 एटम्स एंड बॉन्ड एंथैल्पी जिसकी 950 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। ये याद करी हुई है केमिकल बॉन्डिंग में हमने। ऑन द कंट्रेरी फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स which are shown here while bismuth forms metallic bonds in the elemental state। बिस्मिथ क्योंकि मेटल होता तो मेटलिक बॉन्ड्स ही बनाएगा, एंड ये सारे मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाते, सिर्फ सिंगल ही क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न ऊपर अभी हमने देखा। हाउ एवर द सिंगल एन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पी बॉन्ड बिकॉज ऑफ द हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। तो नाइट्रोजन में हम जानते हैं 2p जो ऑर्बिटल होता है उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से एक का इस्तेमाल करके तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया जा रहा है और फिर लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगा, तो दोनों पे तो ये एक दूसरे को रेपेल करेगा और जो इस रिपल्सन की वजह से ये दोनों दूर जाएंगे एंड ये बॉन्ड इन दोनों के बीच है जो वो वीक हो जाएगा। तो दैट्स हाउ ये जो एटम है वो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा लोन पेयर्स के बीच में और ये बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा। इसलिए ही जो इसके बाद एटम्स आते हैं जैसे फॉस्फोरस आर्सेनिक, आगे वो एटम्स बड़े होने की वजह से ये लोन पेयर दूर दूर होते हैं और ये बॉन्ड फिर वीक नहीं होता। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इज द मेन रीजन कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, इसी वजह से इसको मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं मॉलिक्यूल को N2 को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। एज अ रिजल्ट कार्डिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन द नाइट्रोजन। ये वर्ड पहले बार हमने देखा था क्लास 11 पी ब्लॉक में, जहाँ पे कार्बन के लिए यूज़ किया गया था, उसकी काफ़ी हाई होती है कैटिनेशन की टेंडेंसी। आपस में एटम्स मिलके जो एक के बाद एक बॉन्ड बनाते हैं काफ़ी सारे, उसी को कैटिनेशन कहा जाता है। एंड नाइट्रोजन से बड़ा क्योंकि साइज होता है कार्बन का, उससे पीछे आता है। तो यह पीछे अभी हमने देख ही लिया कि बड़ा साइज़ कैसे कंट्रीब्यूट करता है। ये वीक नहीं होता है, उसमें छोटे साइज में इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड वीक होता है। तो क्योंकि कार्बन का बड़ा साइज है तो कैटिनेशन उसमें पाई जाती है, नाइट्रोजन में नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स बिसाइड रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू 4, नाइट्रोजन को नहीं बनाने देते डी पाई पी पाई बॉन्ड भी एज द हैवियर एलिमेंट्स कैन डू। फॉस्फोरस का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड्स यहाँ पे और पीछे 3, तो 5 कोवेलेंसी यहाँ पे दिखाई गई है, विच इंडिकेट्स कि डी जो ऑर्बिटल्स हैं वो फॉस्फोरस में प्रेजेंट होते हैं एंड इसलिए डी पाई पी पाई ये बना पाएगा, क्योंकि होते ही नहीं है नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स, तो ये नहीं बनता उससे। फॉस्फोरस आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड आल्सो विद ट्रांजिशन मेटल्स व्हेन देयर कंपाउंड्स लाइक दिस एंड दिस एक्ट एज लिगेंड्स। ये लिगेंड्स की डेफिनेशन आपको आई थिंक चैप्टर 9 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे सबसे पहले बताई गई है, तो वहाँ पे इसको देखेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ये लिगेंड से, तो यहाँ पे जो आपको एटम चाहिएगा वो ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। मेटल्स हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की उनकी टेंडेंसी होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी से आपको ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे फॉस्फोरस और आर्सेनिक का ही क्यों एग्जाम्पल लिया गया है, डी पाई बॉन्ड जहाँ पे बन रहा है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, इवन दो डी ऑर्बिटल्स तो इससे आगे भी प्रेजेंट होते हैं, आर्सेनिक से आगे भी एंटीमनी और बिस्मुथ में, लेकिन इन्हीं दोनों को क्यों यहाँ पे कंसिडर किया गया है। इट इज़ बिकॉज फॉस्फोरस तो एग्जैक्टली नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि ये लिगेंड्स डोनेट करेंगे, एंड आर्सेनिक फॉस्फोरस के नज़दीक यानी नॉन मेटल के नज़दीक है, इवन दो ये मेटलॉइड होता है हम जानते हैं, तो नॉन मेटल के नज़दीक है तो उससे एसोसिएटेड इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी।
इसके आगे जो एंटीमनी होता है वो मेटल यानी बिस्मिथ के नज़दीक है, तो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। नॉन मेटल चाहिए होगा आपको ऐसे कंपाउंड्स बनाने के लिए। नाउ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आगे अब डिस्कस की जाएंगी। हाइड्राइड बनते हैं, हम जानते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने पर, एंड उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, एंड फिर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस ग्रुप के एलिमेंट की प्लस माइनस को मेंटेन करने के लिए, एंड माइनस में सिर्फ एक ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 हमने देखा हुआ है। तो दैट्स हाउ जो हाइड्राइड का टाइप बन जाता है, इट इज़ EH3, एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू BiH3 विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इन दोनों का साइज सिमिलर है, पीछे हमने देखा ही था सिमिलर साइज वाले एटम्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए अमोनिया सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल इनमें होगा इन सभी हाइड्राइड्स में। एंड सिमिलरली बिस्मिथ और हाइड्रोजन में लार्जेस्ट साइज डिफरेंस होने की वजह से इनमें वीकेस्ट बॉन्ड बनता है, और इसीलिए BiH3 यहाँ पे लीस्ट स्टेबल हो गया। कंसिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेज। रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिफाइन होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से, जितना जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इस रिड्यूसिंग एजेंट की। यहाँ पे BiH3 में वीकेस्ट बॉन्ड है, तो ये आसानी से टूट जाएगा, तो इसलिए BiH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और अमोनिया सिर्फ एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेसिसिटी आल्सो डिक्रीज इन द ऑर्डर। अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है, एंड BiH3 की बेसिसिटी सबसे कम है। यहाँ पे बेसिकली बेसिसिटी डिफाइन होती है लोन पेयर से। हम जानते हैं अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, इसलिए ही ल्यूइस बेस की तरह वो एक्ट करता है। तो जितनी आसानी से कोई मॉलिक्यूल लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, उतना ही अच्छा वो बेस होगा। एंड नाइट्रोजन यहाँ पे स्मॉलेस्ट एटम होता है, तो बड़े लोन पेयर को वो संभाल नहीं पाता, तो इसलिए ईजिली उसको डोनेट कर देता है। वाइल बिस्मिथ यहाँ पे लार्जेस्ट एटम है, तो इस पे आसानी से डिस्पर्स हो जाएगा वो लोन पेयर, और यहाँ से डोनेट करना मुश्किल होगा, इसलिए अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। अब इससे अगले वाला जो एटम होता है ऑक्सीजन, उसमें भी जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनता है यानी वाटर, उसमें भी लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वहाँ से इसको याद रखा जा सकता है कि इससे पीछे जो ऑक्सीजन से पीछे नाइट्रोजन होगा, उसमें भी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन दैट ऑफ PH3 अमोनिया का होता है। एंड एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और दूसरी प्रॉपर्टीज़ का हम या आगे टेबल 7.2 में देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल्ट कर जाता है एक्सटर्नल इफेक्ट्स की प्रेजेंस में, तो जो इसका रेगुलर ट्रेंड है यानी मेल्टिंग पॉइंट जो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने पे, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो इम्पैक्ट यानी एक्सटर्नल इफेक्ट हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अमोनिया के केस में, यानी जो सबसे कम होना चाहिए अमोनिया का, सबसे ज़्यादा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ये यहाँ से आपको पता लगाना है। 195 यहाँ पे वैल्यू नहीं याद रखनी है आपको, सबसे ज़्यादा होता है अमोनिया का इन सब में, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी रेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इफेक्ट जो एक्सटर्नल इफेक्ट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो सिर्फ अमोनिया पे लग रहा है। यहाँ पे PH3 से लेके BiH3 तक बाकी जो रेगुलर ट्रेंड है वही फॉलो हो रहा है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया बॉयल करता रहता है गुस्से में, और ये किसी भी एक्सटर्नल इफेक्ट का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी बहुत ज़्यादा इस पर असर नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ से इतना याद रखना है, जहाँ तक ये इम्पैक्ट पास होगा एक्सटर्नल इफेक्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो है PAS। यहाँ से PH3 से P उठाना है आपने, और ASH3 से S, तो यहाँ से पास बन जाता है। तो यहाँ जहाँ तक इसका इम्पैक्ट पास होगा दैट वुड बी PH3 एंड ASH3 ओनली। अमोनिया का जिनसे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, आप देख सकते हैं 238 यहाँ पे 210 और 185 से ज़्यादा है, आगे नहीं पास हो रही है। 254 290 रेगुलर ट्रेंड है जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए डाउन द ग्रुप जाने पे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इन दोनों से ज़्यादा होगा अमोनिया का, बाकी रेगुलर ट्रेंड हमें पता ही है। अब ये दोनों जो ट्रेंड्स है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के, हमने डिटेल में एक एक
कैसे याद रखना वो देख लिया, तो यहाँ पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बॉन्ड डिस्टेंस, जो कि रेगुलरली इंक्रीज होता है साइज, एटॉमिक साइज के बड़ा होने से, वही चीज़ यहाँ पे शोन है, कोई इसमें इरेगुलरिटी नहीं है। बॉन्ड एंगल इनवर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड लेंथ के, ये डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। एंड BL से हम डिनोट करते हैं बॉन्ड लेंथ को, और बॉन्ड एंगल होता है BA। यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, B के बाद ABCD में L ही आता है, तो रेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इसलिए जो यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड है इंक्रीज होने के साथ एटॉमिक साइज के साथ बॉन्ड डिस्टेंस का, वो भी यहाँ पे फॉलो होगा। लेकिन बॉन्ड एंगल में B के बाद A आ रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। ABCD में A के बाद B आता, तो ये उल्टा हो गया ना, तो इसलिए जो रेगुलर ट्रेंड था उसका उल्टा होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है उसके साथ। तो ऐसे ये दोनों चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं आप। वैसे कंसेप्चुअल रीज़न भी है बॉन्ड एंगल के इनवर्सली रिलेटेड क्यों होता है बॉन्ड डिस्टेंस से, लेकिन यहाँ पे मैं उसको इलेबोरेट करके नहीं समझाना चाह सकता आपको। मेरा पर्पस है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम में लर्न करवाई जाएँ चीज़ें, तो ऐसे भी अगर हम कर सकते हैं या तो करना चाहिए हमें। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, बेसिकली ये F से डिनोट की जाती है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा हुआ है। एंड अमोनिया हमने यहाँ पे देखा मोस्ट स्टेबल है, तो जो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है उससे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज़ होती है और नेगेटिव में वो दिखाई जाती है, एक्सोथर्मिक उसकी डेल्टा H को हम बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्टेबल सबसे ज़्यादा, क्योंकि अमोनिया ही है तो सिर्फ नेगेटिव में उसकी है, बाकी सबकी पॉजिटिव है। इसका सिग्निफिकेंस आपको पता होगा, डेल्टा जब पॉजिटिव होती है इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसके बनने में एनर्जी रिलीज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन उसको बनाने के लिए और प्रोवाइड भी करनी होगी आपको एनर्जी, यानी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है वो। तो सिर्फ अमोनिया की ही नेगेटिव है, इसको ऐसे आप याद रखते हैं, N से अमोनिया और N से नेगेटिव, सिर्फ इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये तो हमें देख ही लिया था पीछे कंसेप्चुअल रीजन से। लास्ट है बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, एंड ये भी इंक्रीज डिक्रीज करिए डाउन द ग्रुप जाना है, क्योंकि अमोनिया सबसे स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड उस पर बनता है, तो सबसे ज़्यादा इसी की है। तो रेगुलर ट्रेंड है काफ़ी डेल्टा H का दोनों के लिए ही। नाउ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन में ऑक्साइड्स बनेंगे हमें पता है, एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होता है। एंड पीछे हमने देखा हाइड्राइड्स में इनकी आ रही थी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, एंड ऑक्सीजन के केस में पॉजिटिव आई। पॉजिटिव दो पॉसिबल है, +3 और +5, इसलिए दो तरह के यहाँ पे ऑक्साइड बनते हैं, E2O3 एंड E2O5। ऐसे ही हलाइड्स भी दो तरह के बनते हैं, EX3 और EX5, बेस्ड ऑन +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये तो हमें पता है कि जो इन जनरल कंपाउंड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, ऑक्साइड्स हो या फिर हाइड्रोक्साइड्स, वो एसिडिक होते हैं, मेटल्स के कंपाउंड्स बेसिक होते हैं। ये जनरल कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने देखा हुआ है। अब यहाँ पे जो इन डेप्थ कंसेप्ट था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर ही ज़्यादा होना है, क्योंकि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक ही होते हैं हमारे नॉन मेटल्स के। तो हायर और लोअर का ही हमें यहाँ पे सिर्फ याद रखना है। हायर मींस ज़्यादा और मोर मींस ज़्यादा, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर कैरेक्टर होगा, एसिडिक होगा या बेसिक, ये हमें ऑलरेडी पता था कंसेप्चुअली। देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ये हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और ऊपर से नीचे आने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर यहाँ पे शो करता है, तो इसलिए एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि बेसिक इंक्रीज करता है। ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप E2O3 ऑफ द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, तो इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे। और आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं, तो ये बीच वाला एम्फोटेरिक और बिस्मिथ होता है मेटल, तो इसके कंपाउंड्स बेसिक ही होंगे। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजेंस, यहाँ पे बनेंगे हैलाइड्स। दो तरह के कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। काफ़ी बार ये पॉइंट हम देख चुके हैं, अभी तक ही 2-3 पेज हुए इस चैप्टर के, वहीं में ही काफ़ी जिक्र आ चुका है इसका।
पेंटा हेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राई हेलाइड्स एंड इसका रीज़न केमिकल बॉन्डिंग में जाता है फजान सूल में, जहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स में कैसे कोवलेंट करेक्टर किन कंडीशंस में ज़्यादा होता है वो बताया गया है। वहाँ पे जितना ज़्यादा कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो एनायन में डिस्टॉर्शन करेगा और उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर उस बॉन्ड का बढ़ पाएगा न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। पूरा कंसेप्ट हमने ये वहाँ पे देखा हुआ है। दिस ड्यू टू द फैक्ट दैट पेंटा हेलाइड्स के केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ट्राई हेलाइड्स में +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर पोलराइजिंग होती है देन +3। कोवलेंट करेक्टर भी उसी केस में फिर मोर हो जाता है पेंटा हेलाइड्स के केस में। ये कंसेप्ट अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो केमिकल बॉन्डिंग में देख सकते हैं, डिटेल्स वहाँ पे डिस्कस की हुई है हमने। ऑल द ट्राई हेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल एंड इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज़ नोन टू बी स्टेबल। अब ये हमें पता है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का साइज सिमिलर होता है काफ़ी, तो इन्हीं में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाएगा। इसके अलावा जो दूसरे हैलोजन्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, नाइट्रोजन उनके साथ बॉन्ड इसलिए ही नहीं बना पाता है, संभाल ही नहीं जाएगा नाइट्रोजन से इतने बड़े एटम्स को। तो इनमें कौन सा स्टेबल होगा सिर्फ एकमात्र ये प्रिडिक्ट करने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्राई हेलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। अब ये हमें पता है कि बिस्मथ मेटल और फ्लोरीन नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में सिर्फ एक आयनिक कंपाउंड ही पॉसिबल होता है, तो ये BiF3 आयनिक होगा ना कि कोवलेंट, ये आपको बताने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा BiF5 यहाँ पे क्यों मेंशन नहीं किया गया वो भी आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, +5 में कोवलेंट होते हैं ज़्यादा कम मॉलिक्यूल से न कि आयोनिक, तो इसलिए BiF3 ही आयोनिक होना चाहिए यहाँ पे। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल से आगे डिस्कस की गई है एंड लास्ट तरह की रिएक्टिविटी है ये। ऑल दिस फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम जानते हैं मेटल्स की पॉजिटिव होती है तो इनकी माइनस ही होगी और माइनस में भी सिर्फ एक ही पॉसिबल है -3। सच एज कैल्शियम नाइट्राइड, यहाँ पे जो जिस तरह के फॉर्मूला बनेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने देखा हुआ है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो वो कैल्शियम के पैर में, कैल्शियम की 2 होती है वो नाइट्रोजन के पैर में। यहाँ पे नाम भी आपको देना आना चाहिए, जो अनायन होता है उसके पीछे आइड लगता है और कैटायन पहले आता है। कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, इन सभी के फॉर्मूलाज के साथ नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर का, 2 नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डू नॉट फॉर्म पेंटा हेलाइड। उसका रीज़न आपको बताना है। तो अभी हमने पीछे देखा ही था, सिर्फ ट्राई हेलाइड्स ये बना सकता है क्योंकि छोटा एटम है, स्मॉल साइज़ है, तो ज़्यादा एटम्स ये अपने अराउंड संभाल भी नहीं पाएगा और उसके अलावा इसकी कोवलेंसी भी 4 से ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं कर सकता है। अगर हेलोजन्स के साथ इसको कंपाउंड बनाना है जो कि सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं और +5 एग्जिबिट करना है तो 5 कोवलेंसी इसकी होनी चाहिए, जो कि होती ही नहीं है रियलिटी में। तो ये इसका रीज़न है। नाइट्रोजन डू नॉट हैव d ऑर्बिटल्स एंड to expand its covalency beyond 4, that's why it is do not form pentahalide, even though +5 ये एग्जिबिट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रिक एसिड इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, वहाँ पे इसको 5 कोवलेंसी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, 3 ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बनाता है, उसी में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। दूसरा एग्जांपल PH3 लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है NH3 के कंपैरिजन में। अभी हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है अमोनिया में, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में। PH3 इज़ नॉट एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रीज़न है उसके लोअर बॉइलिंग पॉइंट होने का। आगे है इंटेक्स क्वेश्चन, वाई पेंटा हेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोर कोवलेंट देन देयर ट्राई हेलाइड्स। फजान्स रूल इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने देखा था, कैटायन में जितनी ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा, डिस्टॉर्शन करने की एबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड का। तो दैट्स द रीज़न फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, वाई BiS3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स। तो इसमें वीकेस्ट बॉन्ड क्योंकि पाया जाता है बिस्मुथ और हाइड्रोजन के बीच में, जो कि तोड़ना सबसे आसान है, तो इसलिए रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। जितनी आसानी से कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन दे पाता है उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
नेक्स्ट इज डाई नाइट्रोजन, जिसको कमर्शियली बनाया जाता है लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से। ये काफ़ी ऑब्वियस बात है क्योंकि एयर में ही अबंडेंटली प्रेजेंट होती है डाई नाइट्रोजन, तो उसको वहीं से निकाल लिया जाता है जब कमर्शियल लेवल पे उसकी ज़रूरत होती है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे यूज़ होगी, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। एयर में क्योंकि ऑक्सीजन भी पाई जाती है नाइट्रोजन से ही आगे वाला एलिमेंट, एंड इसलिए ही उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है, और सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट वाली गैसेस को ऑब्टेन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ये हमने उस चैप्टर में देखा था, 12th चैप्टर ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री। एंड यहाँ पे दूसरा मेथड लिक्विफैक्शन का, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिक्विफाइड फॉर्म में कमर्शियली ऑब्टेन किया जाता है नाइट्रोजन को। यहाँ से ध्यान रखो, कमर्शियली में ली आता है एंड में, तो उससे लिक्विफैक्शन आपको याद आएगा। लिक्विफाइड डाई नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट जिसका 77.2 केल्विन है, मैं रेकमेंड करूँगा आप याद कीजिए, हम इसको करेंगे अभी। डिस्टिल्स आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि मोलर मास ज़्यादा है ना इसका, तो ये आपको याद नहीं रखना है। एंड किसी भी एटम या फिर एलिमेंट हम बोल सकते हैं, उसकी पहचान हम करते हैं सबसे पहले किसी भी एटम की उसके एटमिक नंबर से, जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन उससे जुड़ी होती है। तो एटमिक नंबर से आप बॉइलिंग पॉइंट डाई नाइट्रोजन का याद रखेंगे। एंड ए के बाद क्योंकि बी आता है तो एटमिक नंबर से बी से हमने बॉइलिंग पॉइंट याद रखा, जो कि एटमिक नंबर होता है 7 नाइट्रोजन का, तो 7 से आपको ये याद रखना है। एंड 7 केल्विन तो बहुत थोड़ा हो जाएगा, वैसा कोई मोलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता इतने थोड़े टेम्परेचर पे, तो एक और 7 लगा होता है, नहीं 77 केल्विन होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा लिक्विफाइड ऑक्सीजन का, तो इसलिए पहले N2 वहाँ पे डिस्टिल आउट हो जाती है, हमें ऑब्टेन हो जाती है। इन द लेबोरेटरी ये बनाई जाती है ट्रीटिंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट। अब लैब में काफ़ी कम अमाउंट में हमें कंपाउंड या फिर कोई मॉलिक्यूल जो भी हमें चाहिए वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी, इसलिए साल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप आगे देखेंगे ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साल्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा लैब लेवल पे चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए। ये क्लास 11 केमिस्ट्री में भी हमने देखा हुआ है, क्योंकि जो कॉमन साल्ट है आप जानते हैं वो जो सब्ज़ी होती है उसमें थोड़ा सा ही डलता है, वैसे ही लैब लेवल पे आपको जब थोड़ा सा कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल को चाहिए होता है तो साल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए। तो कॉमन साल्ट हम जानते हैं NaCl होता है, उसका वो वर्जन जिसमें आपको नाइट्रोजन ऑब्टेन हो सके वो होता है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे Na को हटाकर NH4+ ये कैटायन लगा दिया जाता है विद सोडियम नाइट्राइट, यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। एंड पीछे भी हमने देखा था कि जो ये एनायन होता है NO2- HNO2 जो नाइट्रस एसिड था, उससे हमें पीछे देखा था कि NO और HNO3 ऑब्टेन हो रहे थे, जो कि यहाँ भी ऑब्टेन होंगे, लेकिन हमें मेन प्रोडक्ट यहाँ पे N2 चाहिए, तो ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, इम्प्योरिटीज़ की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। इनको कैसे रिमूव किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। एंड यहाँ पे ये बात आप समझ सकते हैं कि सोडियम नाइट्राइट ही क्यों यूज़ किया गया इसके साथ, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे NaCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से, एंड इसके बाद NH4 और हमारे पास NO2 यहाँ पे बच जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। इससे जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल रिमूव होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। एंड फिर ये एक नाइट्रोजन यहाँ से और दूसरा यहाँ से, N2 यहाँ से ऐसे रिलीज हो जाएगी। एंड NaNO2 का जब भी आप इस्तेमाल करते, पीछे हमने देखा था वहाँ पे वाटर ज़रूर प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से भी ये समझा जा सकता है। नाउ NO और HNO3 भी प्रोड्यूस होंगे, पीछे भी हमने देखा था। इनको रिमूव किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से पास करके। बेसिकली NO एक गैस होती है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है NO2 में, तो ऐसे NO यहाँ पे रिमूव हो जाती है। यहाँ से प्योर नाइट्रोजन को ऑब्टेन करना चाहते हैं हम, इस जो मिक्सचर हमें मिला है प्रोडक्ट्स का।
एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो दूसरे एसिड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइक डिजोल्व लाइक। ये आपने प्रिंसिपल सुना होगा, ये सॉल्यूशन चैप्टर में आता भी है। तो HNO3 जो एसिड है इसको सल्फ्यूरिक एसिड ले जाएगा अपने साथ, तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं इन इम्प्योरिटीज़ को। एंड इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट को अगर हीट किया जा रहा है तो पहली बात तो किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उससे पानी निकलता है। तो यहाँ से आप 8 यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहाँ पे 4 वाटर मोलिक्यूल्स की फॉर्म में निकल जाएंगे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे, जो कि सारा का सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट था हमारे अमोनियम डाइक्रोमेट के अंदर। और डाइक्रोमेट को हीट किया जा रहा है तो उससे क्रोमेट हमें ऑब्टेन होगा। ये दोनों ही चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में DNF ब्लॉक में आप देखने वाले हैं। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर वहाँ पे गिवन है। तो Cr2O3 यहाँ से क्रोमेट निकल गया डाइक्रोमेट से, एंड फिर वाटर हमने पहले निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 जो हमारे पास नाइट्रोजन के आइटम्स हैं सिर्फ वहीं बचेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे रिमूव कर दिया आपने नाइट्रोजन को। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें N2 ऑब्टेन होगी इस तरीके से। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बैरियम अजाइड। अब ये चीज़ देख के आपको हाइड्रोजन चैप्टर याद आ रहा होगा, जहाँ पे हमने बैरियम हाइड्रोक्साइड से प्योर हाइड्रोजन को ऑब्टेन किया था। एंड बानी एक नाम है जो हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया था इसको याद रखने के लिए। Ba से बैरियम और नी से निकल के इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली वो प्रोसेस होती है जिससे हमें प्योर हाइड्रोजन वहाँ पे मिला था। तो उसी जो ट्रिक एक आप बोल सकते हैं को एक्सटेंड करते हुए हमें ये याद रखना है। आप जानते हैं बानी ये गुरुओं की होती है बेसिकली, जो प्योर करती है ह्यूमंस को। हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि एनवी, ग्रीड, फियर, ETC, इन सब को रिमूव करती है बानी, गुरुओं की बानी उसको बोलते हैं। तो वैसे ही आपको बानी से यहाँ पे याद रखना है, Ba से तो बैरियम एंड नी से यहाँ पे नाइट्रोजन आपको याद आना चाहिए। यानी आपको जो प्योर करती है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके, उससे याद रखो कि प्योर नाइट्रोजन बानी से यानी Ba से बैरियम और नी से नाइट्रोजन हमें मिलता है। एंड ये इम्प्योरिटीज़ आपको जकड़ के रखती हैं, कुछ भी अच्छा काम नहीं करने देती। तो आपको जो आज़ाद कर देगी वो भी बानी होती है। तो आज़ाद से अजाइड याद रखो, यानी बैरियम अजाइड बेसिकली बैरियम नाइट्राइड होगा, क्योंकि नाइट्राइड से ही तो हम नाइट्रोजन ऑब्टेन करेंगे। जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड हमारे माइंड में आता है नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए, तो अजाइड होता है नाइट्राइड। एंड फिर इसके अलावा सोडियम का ही जो दूसरा एटम है हमारे जो एल्कलाइन और एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स यानी एस ब्लॉक में बैरियम के अलावा सोडियम का ही यहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है, इसको ऐसे याद रखो। बैरियम Ba से रिप्रेजेंट किया जाता है और सोडियम Na से। Ba हमारा आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में और एल्कली एंड सोडियम आता है एल्कली मेटल्स के अंदर है। तो एक हमने ग्रुप से उठा लिया एल्कलाइन अर्थ मेटल से बैरियम, तो अब जो दूसरा एटम होगा जिसका एजाइड यहाँ पे होगा वो दूसरे से होना चाहिए, ऐसे याद रखो इक्वालिटी के लिए। एंड इसके साथ दिखने वाला सिर्फ एक ही है, Ba जैसा सिर्फ एक ही है Na, तो ऐसे याद रखो दूसरा सोडियम होगा यहाँ पे। यहाँ से वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलती है हमें, ये कैसे याद रखना वो मैंने आपको बताया। प्रॉपर्टीज़ आगे डिस्कस की गई हैं डाई नाइट्रोजन की। एंड जैसा कि मैं आपको बताता ही रहता हूँ इनऑर्गेनिक के हर चैप्टर में कि जब तक आपको स्पेसिफिक कलर, ऑर्डर या फिर टेस्ट मेंशन ना हो किसी भी गैस का, उसको इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज़ से ये उससे एसोसिएट की जाती हैं। एंड नॉन टॉक्सिक तो आपको पता ही है 78% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, कहीं से हमको नुकसान नहीं पहुंचा रही है। हम ऑक्सीजन के साथ इसको भी इनहेल कर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टॉक्सिक नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। नाइट्रोजन एटम हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स N14 एंड N15। इसको ऐसे याद रखो, जो मोस्ट
कॉमन फॉर्म में नाइट्रोजन पाया जाता है N2 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है, इससे याद रखो इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं। एंड नाइट्रोजन 13 नहीं होता, नाइट्रोजन 15 होता है दूसरा आइसोटोप। पहला तो नाइट्रोजन 14 ही होगा, क्योंकि 7 का डबल एटमिक नंबर का डबल एटमिक मास होता है, ये आपको पता ही होगा जनरल ट्रेंड एलिमेंट्स के अंदर। दूसरा 13 नहीं होगा, 15 होगा। इसको ऐसे याद रखो कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपने देखे होंगे जिनमें जो उसका एटमिक नंबर है उसके डबल से ज़्यादा उसका एटमिक मास होता है, तो इसलिए डबल से ज़्यादा होगा। 14 से ज़्यादा वाला नेक्स्ट 15 ही आता है, तो N15 दिस वुड बी। एंड ये आप देखते भी हैं बेसिकली बायोलॉजी में, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है वहाँ पे इसका जिक्र भी आता है N15 का। इट हैज़ अ वेरी लो सोलिबिलिटी इन वाटर, आपको मेंशन कर दी गई है लेकिन याद नहीं रखनी है ये। अगेन सॉल्यूशन चैप्टर में आपको कंसेप्ट बताया जाता है लाइक डिजोल्व्स लाइक का। हमारा जो N2 मॉलिक्यूल है ये कोवलेंट है और वाटर होता है पोलर, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक पोलर कंपाउंड डिजोल्व्स होंगे वाटर में, न कि नॉन पोलर यानी कोवलेंट। तो N2 की सॉलिबिलिटी इसीलिए ही कम होती है वाटर के अंदर। कितनी कम होती है आई डोंट थिंक सो आपसे पूछा जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे स्टैंडर्ड गिवन है, वहाँ पे बताई गई है सॉलिबिलिटी। लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तो हमने याद रख ही लिया, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग से भी कम होता है, ये कंसेप्चुअली आप जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि ये लो होंगे ही N2 के लिए। नाउ N2 is rather inert at room temperature because the high bond dissociation enthalpy of the N2 bond and higher temperature पे ही ये react करता है। it directs combines directly with metals to form ionic nitrides। N2 हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड होता है और मेटल्स के साथ बेसिकली नॉन मैटर होता है ना नाइट्रोजन, तो मेटल्स के साथ आयनिक कंपाउंड से बनाएगा, आयनिक नाइट्राइड उसको बोलेंगे। नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, कोवलेंट नाइट्राइड जिसको कहा जाएगा। फिर यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको। एंड कौन सा कोवलेंट होगा और कौन सा इनमें आयनिक, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं एस ब्लॉक चैप्टर से एसोसिएट करके। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई है। इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन एंड अबाउट दिस टेम्परेचर, आपको याद नहीं रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, हेबर्स प्रोसेस को बोलते हैं, अमोनिया उससे बनता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रोसेस है, क्या हमें मिल रहा है। यहाँ पे बेसिकली 3 प्रोसेस मेनली जो एटलीस्ट आप देखने वाले हैं पी ब्लॉक चैप्टर में आपको मिलेंगी, हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड देन जो ओसवाल्ड प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो किससे कौन सी एसोसिएट होगी आपको पता होना चाहिए। हेबर्स से आपको बार बार याद आना चाहिए वर्ड। एंड आप जानते हैं अमोनिया, नो अमोनिया कलर फॉर्मूला आजकल एड्स में आपने काफ़ी देखा होगा, टीवी में आता है कि अमोनिया क्योंकि टॉक्सिक होता है, तो इसलिए अभी जो हेयर्स को कलर करने के लिए कलरिंग एजेंट्स आते हैं उनमें अमोनिया नहीं मिलाया जाता, लेकिन कभी तो मिलाया जाता था ना। ये तो उससे क्लियर हो ही जाता है, पहले के समय मिलाया जाता, तो उससे आपको याद आएगा हेबर से बारबर और बारबर से हेयर्स, और फिर उससे नो अमोनिया से अमोनिया की हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है। और इसमें एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं याद रखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अमोनिया एक गैस है, तो 2 गैसेस जिनसे मिलके बनेंगी और N2 और H2 होंगी, बाकी सिमेट्री ही फॉलो हो रही है इस रिएक्शन के अंदर। एंड एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होती है, ये हमने पीछे देख ही लिया था कि अमोनिया क्योंकि मोस्ट स्टेबल होता है और स्टेबल कंपाउंड्स में एनर्जी रिलीज होती है जब उनकी फॉर्मेशन होती है। N2 कंबाइंस विद डाइऑक्साइड ओनली एट हाई टेम्परेचर, यहाँ पे मेंशन किया गया फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन एग्जैक्टली देख चुके हैं हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ये बताई जाती है थाउजेंड्स ऑफ केल्विन टेम्परेचर पे जो कि जनरेट होता है थंडर स्टॉर्म में, जहाँ पे बिजली कड़कती है, उसे हमने याद किया था। तो वहाँ पे रिएक्शन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। बेसिकली एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट होता है ये, तो इसलिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस किया गया था वहाँ पे। नेक्स्ट आपको यूजेस बताए गए हैं N2 के। मेन यूज ऑफ N2 इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस थे, एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे कि कैल्शियम साइनामाइड। ये सिर्फ एक ही एग्जांपल गिवन है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। एंड अमोनिया एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, ये ऐसे याद रखो। इसका इस्तेमाल क्योंकि किया जाता है यूरिया बनाने के लिए, NH2CO NH2
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के पहले ही पेज पे ये फॉर्मूला आता है यूरिया का। और यूरिया फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर कितना वाइड स्प्रेड है आपको पता ही है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो केमिकल है वो यूरिया होता है और अमोनिया से बनाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो अमोनिया से ही याद रखेंगे हम। अमाइड है ये अमोनिया से जुड़ा हुआ। एंड कौन सा अमाइड है ये यहाँ से याद रखो, इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसके एंड में कल आता है, कल से कैल्शियम है, कैल्शियम के एंड में सीएम आता है, उससे सीएम से साइना याद रखो कि ये साइनामाइड होगा। इट इज़ ऑल्सो फाइंड यूजेज वेयर इनर्ट एटमोसफेयर इज रिक्वायर्ड। हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पे इनर्ट ही होती है हमारा डाई नाइट्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन का एनर्जी काफ़ी होती है, तो उतनी एक्टिवेशन एनर्जी रूम टेम्परेचर पर नहीं मिल पाती है इसके रिएक्शन के लिए। तो इसलिए इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड आयरन और स्टील इंडस्ट्री में ऐसा होता है, ऐसे याद रखो। आयरन ये जो वर्ड है इसमें इनर्ट वाले INR तीनों वर्ड आते हैं, तो इसमें रिक्वायर्ड होगा इंडस्ट्री में, यहाँ से याद रखो। एंड स्टील आयरन से ही मिलकर बना होता है, तो ये यहाँ से याद हो जाएगा। इनर्ट डाइल्यूएंट की तरह यूज़ किया जाता है रिएक्टिव केमिकल्स के लिए, यानी लिक्विड अमोनिया जो कि कमर्शियल लेवल पे हम ऑब्टेन करते हैं, डाइल्यूएंट की तरह एक सॉल्वेंट की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो रिएक्ट कर सकते हैं अगर उनके बीच में कोई सेपरेशन ना हो। पीछे से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है ये। इनर्ट एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। लिक्विड डाइनाइट्रोजन यूज एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स एंड इन क्रायो सर्जरी। अब ये ध्यान देने वाली बात है, गैसियस नहीं है, लिक्विड डाइनाइट्रोजन है, या फिर सॉलिड फॉर्म में नहीं है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड कमर्शियल लेवल पे क्योंकि ऑब्टेन की जाती है लिक्विड फॉर्म में ही, या तो उसको वहाँ से रिलेट करो, या फिर आप जानते हैं जो फ्रिज में आप चीज़ें रखते हैं वो जैसे मोस्ट कॉमन चीज़ होती है वो वाटर ही होती है ठंडा रखने के लिए। तो इसलिए वाटर क्योंकि लिक्विड होता है, इसलिए लिक्विड डाइनाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ की जाती है प्रिजर्व करने के लिए चीज़ों को, फूड आइटम्स को। एंड इन क्रायो सर्जरी, क्रायो वर्ड इज एसोसिएटेड विद लो टेम्परेचर। क्रायो से लो आपको याद रखना, ये राइमिंग हो रहा है। तो लो टेम्परेचर पे सर्जरी की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे यूज़ की जाती है लिक्विड नाइट्रोजन। हम यहाँ से रिलेट कर ही सकते हैं, ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ की जा रही है, तो लो टेम्परेचर से इसका रिलेशन होगा ही। थर्ड एग्जांपल इज नेक्स्ट वन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड से क्या प्रोड्यूस होगा। बैरियम अजाइड के पीछे हमने देखा था बैरियम और नाइट्रोजन मिला था, तो वैसे ही यहाँ पे सोडियम और नाइट्रोजन मिलेगा सोडियम एजाइड के डिकम्पोजिशन से। एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आगे आपको दिया गया है, Y N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलती वहाँ पे भाई, हायर टेम्परेचर मीन्स हायर एनर्जी। तो बॉन्ड को टूटने के लिए जो रिक्वायर होती है, तो N2 मॉलिक्यूल से में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी एंथैल्पी हमने एग्जैक्टली याद की हुई है, 950 किलो जूल पर मोल के आसपास, काफ़ी ज़्यादा होती है। रूम टेम्परेचर पे उतनी एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं होती उसको तोड़ने के लिए, तो दैट्स द रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड इसकी परसेंटेज हमें बताई नहीं गई है, तो इट्स ऑब्वियस कि नेग्लिजिबल अमाउंट्स में ही प्रेजेंट होगा ये। एंड सॉइल में ये यूरिया के डिके से बनता है, जिसका फॉर्मूला हम याद करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर की हेल्प से। जहां पे यूरिया को नाइट्रोजनस वेस्ट बताया गया है, तो इसमें नाइट्रोजन तो होगा ही, और ये पानी के साथ मिलके बाहर आता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होंगे इसमें। एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, सो कार्बन वहां से उठा लो। तो इन चार एलिमेंट्स से मिलके जो फंक्शनल ग्रुप बनता है इट इज कॉल्ड एमाइड। एंड सिमेट्री के लिए आगे एक और अमीन ग्रुप लगा दो, देन इट रिजल्ट्स इन फॉर्मूला ऑफ यूरिया। नाउ इन द रिएक्शन यूरिया के पास कार्बन मोनोऑक्साइड है जो वाटर के ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, जो NH4 के साथ अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, which is combination of ammonia and hydrogen carbonate, which is in turn made of water and carbon dioxide. एंड लैबोरेटरी लेवल पर ये भी सोल्ट से ही बनाया जाएगा। अमोनियम सोल्ट्स के साथ यहाँ पर बेसेस लिए गए हैं क्योंकि हमें अमोनिया यानी एक बेस ही बनाना है। सिंपल एनायन कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन में हमें यहाँ NH3 के साथ कैल्शियम और सोडियम के सोल्ट्स मिल जाएंगे। आगे कमर्शियल लेवल पर इसको हेबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है, और यहाँ पे आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर की। ले चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ हाई प्रेशर रखा जाए तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू राइट,
टू डिक्रीज प्रेशर बिकॉज राइट साइड गैसियस मॉलिक्यूल्स कम है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे ही होती है, ये तो हमें पता ही है। सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर अमोनिया फॉर्मेशन। इसके कैटलिस्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। हेबर्स के हाथ से आपको हेमाटाइट याद आना चाहिए जो आयन का ऑक्साइड होता है, और हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जिससे बॉक्साइट बनाया जाता है उसके स्टार्टिंग में भी आता है। लास्टली कैटलिस्ट के कैटा से पोटा याद रखो, मीन्स आखिरी ऑक्साइड पोटेशियम का होगा। एंड इसके अलावा जिससे काम नहीं बना और जो माफी मांग के चला गया वो है मोफी कैटलिस्ट। इसके बाद आपको फिगर के थ्रू ये प्रोसेस बताया गया है। H2 और N2 को कंप्रेस करके सबसे पहले हाई प्रेशर की कंडीशन लाई जाती है और फिर कैटलिस्ट इनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन सारा रिएक्शन एक साथ नहीं हो पाता, सो थोड़े रिएक्टेंट्स जो बच जाते हैं वो दोबारा काम में लिए जाते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के जैसे ही लिक्विड अमोनिया यहाँ पे बनता है और रिएक्टेंट्स को दोबारा पंप अप करके प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है। नाउ अमोनिया का पंजेंट यानी स्ट्रॉन्ग ओडर होता है, ये ऐसे याद रखो क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है अमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। इसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से ज्यादा होते हैं। इसी को बताने के लिए ये लाइन दी है कि दे हायर कंपेयर्ड टू एक्सपेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ मोलेक्यूलर मास। इसके अलावा अमोनिया का ट्रिगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी देखा ही हुआ है। अब ये वाटर में तो हाईली सॉल्यूबल होगा ही ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इसका एक्वियस सोल्यूशन वीकली बेसिक इसीलिए है क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोक्साइड रिलीज करवाता है। जैसे बोरिक एसिड भी वीक था क्लास 11P ब्लॉक में बिकॉज वो वाटर से H+ रिलीज करवाता था। जिसके पास खुद का H+ या हाइड्रोक्साइड नहीं होता उसे वीक एसिड या बेस बोलते हैं। अब जैसे हर बेस एसिड्स के साथ सोल्ट्स बनाता है वैसे ये भी बनाएगा और मेटल सोल्ट्स को हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट करेगा, शोइंग इट्स बेसिक नेचर। आयन के साथ हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है जिसको रस्ट बोलते हैं जो ब्राउन होती है, ये आपको पता ही होगा। और जिंक का हाइड्रोक्साइड व्हाइट यानी कलरलेस होता है क्योंकि जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिनकी वजह से कोई भी सोल्यूशन कलर्ड होता है। लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ही इसे लुईस बेस बोलते हैं, ये हमने अगेन इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखा था। और नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आप देखेंगे कि ये मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स बनाता है जो उनके डिटेक्शन में हेल्पफुल होते हैं बिकॉज दे कलर्ड। यहाँ पर दो ही आयंस गिवन हैं, आपको उनके कलर्स पता होने चाहिए। कॉपर का सिंबल Cu होता है और C मीन्स समंदर विच इज ब्लू इन कलर। NH3 से मिलके ये डीप ब्लू हो जाता है, ये आप S ब्लॉक से रिलेट कर सकते हो। और सिल्वर व्हाइट होता है, ये तो हमें पता ही है। यहाँ ये याद रखिए कि कॉपर के साथ 4 अमोनिया जुड़े हैं और सिल्वर के साथ सिर्फ 2। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है डाउन द ग्रुप। इसके बाद जो गोल्ड आता है वो तो बिल्कुल ही नोबल मेटल होता है। और कॉपर से 4 याद रखो कि उससे 4 अमोनिया जुड़े हैं एंड सिल्वर में उसकी आधी रह गई रिएक्टिविटी। आगे यूजेस बताए गए हैं अमोनिया के। सबसे पहले तो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है जिसका एक एग्जाम्पल यूरिया हमें ऑलरेडी पता है, और बाकी एग्जाम्पल्स जो 3 एसिड हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में उनके सोर्स से बनाए गए हैं अमोनिया के साथ। नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं, और रेफ्रिजरेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन से मैच करता है। आगे एग्जाम्पल 4 में पूछा है कि लुईस बेस कैसे हुआ। ये अभी हमने देखा था कि लोन पेयर डोनेशन की वजह से होता है। आगे आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक में हमारे पास सिर्फ 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। और इसी चैप्टर में पीछे हमने देखा था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। अब 3 में H आता है, इससे याद रखो कि +3 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू हो जाती है नाइट्रोजन की। सो इससे पहले +1 और +2 न्यूट्रल होंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि +2 में है वो भी न्यूट्रल होगा। अब नाइट्रस ऑक्साइड को बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट लेना ही बेस्ट रहेगा क्योंकि इसको हीट करके इससे 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकाल देने पर हमारे पास सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड ही बच जाता है। और जहां पर NO2 का इस्तेमाल किया जा रहा हो वहां वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड तो बनते ही हैं, यह इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था। अगला ऑक्साइड N2O3NO में NO2 ऐड करके बनाया जाता है, और क्योंकि N2O4 में 2 NO2 होते हैं इसलिए यहाँ 2 N2O3 बने हैं। ब्लू कलर्ड होता है, यह NH3 से रिलेट करके देख सकते हैं। और सॉलिड के एंड में D से डबल याद रखो, मतलब जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर्स डबल या उससे ज्यादा है वो सॉलिड ऑक्साइड होंगे।
इससे आगे NO2 लेड नाइट्रेट को हीट करके बनाया जाता है, उसमें से O2 निकालकर। इसमें हमें नाइट्रोजन और लेड दोनों के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं और NO2 ब्राउन होती है, ये हमने एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में ऑलरेडी देखा हुआ है। इसके बाद N2O4 को हीट करने पर NO2 मिलती है और इसको कूल करने से रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम है, इसीलिए ये दो स्टेट्स में हो सकता है। एंड लास्टली N2O5 P2O5 के डबल वर्जन यानी P4O10 से बनाया गया है, उसको नाइट्रोजन के +5 एसिड में ऐड करके। आगे आपको इन ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर गिवन है। N2O में सबसे पहले N ट्रिपल बॉन्ड N लिख लो तो बीच वाले N के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को दे देगा बिकॉज वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और साइड वाले N के पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में बच जाएंगे। एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बीच वाले N के अराउंड दोनों एटम्स सिमेट्रिकली प्रेजेंट होते हैं। आगे नाइट्रिक ऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है एंड इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच ऑसिलेट करता रहता है। फिर N2O3 एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमने सीस ट्रांस आइसोमर्स देखे हुए हैं ऑर्गेनिक में। सिंगल और डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन इसमें ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होता है। इसके बाद NO2 एक एंगुलर स्ट्रक्चर होती है वाटर के जैसे, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन वाले नाइट्रोजन के अराउंड सिंगल और डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट N2O4 इज जस्ट लाइक N2O3, बस इसमें लोन पेयर की जगह N डबल बॉन्ड O आ गया है। लास्टली N2O5 इज अगेन लाइक प्रीवियस वन, बस इसमें 2 नाइट्रोजन के बीच ऑक्सीजन आ जाता है। N सिंगल बॉन्ड N वाले 2 और NON बॉन्ड वाला सिर्फ एक ऑक्साइड है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे 5th एग्जाम्पल में पूछा है कि NO2 डाइमराइज क्यों करता है। सिंपली बिकॉज ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है जो अनस्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी अटेन हो जाती है पेयरिंग करके। एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नाइट्रोजन की कवैलेंस पूछी है N2O5 में। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होती है, तो कवैलेंस भी मैक्स होगी यानी कि 4। नेक्स्ट सेक्शन इज नाइट्रिक एसिड विच इज ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन विद +5 ऑक्सीडेशन नंबर। इससे पहले +3 का नाइट्रस और +1 का हाइपोनाइट्रस भी होता है, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। लैबोरेटरी में अगेन ये भी सोल्ट से ही बनाया जाता है और यहाँ पे सिर्फ एक H+ यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, क्योंकि हमें सिर्फ एक H+ वाला ही एसिड बनाना है। लार्ज स्केल पे ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। और नाइट्रिक से ब्रिक याद रखिए, जिससे वॉल बनाई जाती है उससे ऑस्टवाल्ड याद आएगा। पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम के अपर राइट पे रोडियम है और रोडियम के लोअर राइट पे प्लैटिनम। ऑस्टवाल्ड से ऑस्मियम याद रखो, उससे ये दोनों कैटलिस्ट याद हो जाएंगे। इसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया जाता है पहले नाइट्रिक ऑक्साइड में, यानी 5 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ये प्लैटिनम से याद रखो, P से प्लैटिनम, P से 5। फिर NO से NO2 में, और NO2 में पानी डाल दे तो उससे नाइट्रिक एसिड और ऑक्साइड मिलता है। ये स्टार्टिंग में ही देख लिया था हमने। ये पूरा प्रोसेस किया जाता है NO को रिकवर करने के लिए, और एसिड को कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है अप टू 68% बाय मास बाय डिस्टिलेशन और वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ये इसके मोलर मास से याद रखो, जो कि 63 ग्राम्स ही होता है, यानी आसपास ही है 68 के। एंड फर्दर वाटर रिमूवल होता है सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से, विच इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये हम आगे देखने वाले हैं। अपने मोलर मास जितना कॉन्सेंट्रेशन कर देता है ये एसिड का, यानी 98% तक। अब इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अमोनिया से ड्यू टू हायर मोलर मास, बट वाटर से स्टिल कम होता है बिकॉज अगेन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी सल्फ्यूरिक से कम होती है और वाटर से ज्यादा, ये मोलर मास के बेसिस पर बता सकते हैं। स्ट्रक्चर इसकी प्लेनर होती है N2O3 के जैसे ही। और कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा कौन सा छोटा, ये आप बॉन्ड एंगल रिलेशन के हिसाब से बता सकते हैं। दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को रिपेल करेंगे लोन पेयर की वजह से, तो उनमें बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इससे साइड वाले NO का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा सेंट्रल वाले के कंपैरिजन में। एक्वियस सॉल्यूशन में ऑफकोर्स ये H+ रिलीज करेगा, जो पानी के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखा था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, लेकिन नोबल मेटल्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। उसके लिए इसके साथ HCl लिया जाता है और इस मिक्सचर को एक्वा रेजर बोलते हैं। ये आगे देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन कॉन्सेंट्रेशन और नेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं ये आगे बताया गया है, और टेम्परेचर से कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट होती है, तो इनडायरेक्टली ये भी प्रोडक्ट्स डिसाइड कर सकता है। इन सभी रिएक्शंस में वाटर इसीलिए बन रहा है क्योंकि एसिड से नाइट्रोजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, और इसी को रिडक्शन बोलते हैं।
एसिड दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है तो उसमें खुद रिडक्शन होती है। कॉपर के केस में डाइल्यूट एसिड NO में जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड NO2 में। क्योंकि डाइल्यूट को ज़्यादा चेंज चाहिए होता है ऑक्सीडेशन नंबर में सेम एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। इसके ऑपोजिट कंसेंट्रेटेड एसिड सिर्फ एक नंबर चेंज करके यानी NO2 में जाके ही सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ कॉपर C से स्टार्ट होता है मीन्स 3, तो उसमें 3 का चेंज होगा एसिड में यानी NO बनेगा। और जिंक में 4 अल्फाबेट्स आते हैं तो उसमें 4 का चेंज होगा और N2O बनेगा। क्रोमियम और एल्यूमिनियम को डिसॉल्व नहीं करता एसिड, ये क्रॉल वर्ड से याद रखो। मीन्स ये एसिड क्रॉल करने लगता है, चलने की जगह इनके आगे अपना काम नहीं कर पाता। आगे नॉन मेटल्स को उनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है कंसेंट्रेटेड एसिड। आयोडीन को +7 में, कार्बन को +4, सल्फर को +6 और फॉस्फोरस को +5 में। यहाँ से एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसको एसिड 2 गैसियस प्रोडक्ट्स में ऑक्सीडाइज कर देता है, और उसका आंसर है कार्बन। बाकी सब में आप देख सकते हैं सिर्फ NO2 ही गैसियस प्रोडक्ट है। आगे है ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि आयरन के साथ किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि ब्राउन रस्ट वही बनाता है। और ये नाइट्रेट्स के लिए होता है, क्योंकि जब भी आपको रिंग लेनी होती है तो उसके रेट के बारे में पहले सोच लेते हो, सो नाइट्रेट से रेट याद रखो। फेरस सल्फेट और नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक इसीलिए डाला जाता है क्योंकि ये मैच करता है आयरन के एनायन से, और साइड से इसीलिए डालते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए दोनों सॉल्यूशंस, नहीं तो इंटरफेस पे रिंग नहीं बनेगी। फिर अब आयरन कॉपर के ज़्यादा करीब है तो ये उसके जैसे NO में चेंज कर देगा नाइट्रेट को, और फिर NO के साथ भी Fa2+ ही रिएक्ट कर रहा है, 3+ नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि NO में नाइट्रोजन +2 में है तो ये इसी नंबर वाले आयरन से रिएक्ट करेगा। आयरन 3D सीरीज में 6th नंबर पे आता है, इससे याद रखो यहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आगे यूजर्स बताए गए हैं एसिड के। सबसे पहले अगेन अमोनिया के जैसे ये फर्टिलाइजर्स बनाने में लगता है, और बैटरीज में एसिड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया जाता है, तो वहां से एक्सप्लोसिव्स याद रखो। और पायरो मीन्स हीट होता है, ये तो पिछले चैप्टर से आपको पता ही होगा। नाइट्रो कंपाउंड्स बनने में हेल्प करता है क्योंकि ये NO2 देता है, ये अभी हमने रिएक्शंस में देखा था। और पिकलिंग एंड एचिंग में बहुत डिफरेंस नहीं होता, इनको आप एक वर्ड क्लीनिंग से याद रखो, क्योंकि एसिड क्लीन कर देता है मेटल्स को उनको लस्टर्स बना के। एंड लास्टली रॉकेट में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है फ्यूल को एफिशिएंटली बर्न करने के लिए। सो फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक के कंपैरिजन में ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर और फॉस्फोरस से। आगे आपको फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताई गई हैं। ये P4 की फॉर्म में पाया जाता है, ये फॉस्फोरस में 4 आता है, उससे याद रखिए। इनमें व्हाइट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसमें T आता है, और ब्लैक सबसे स्टेबल क्योंकि उसमें बल आता है, ऐसे याद रखिए। व्हाइट फॉस्फोरस ट्रांसलूसेंट तो होगा ही क्योंकि व्हाइट सॉलिड से लाइट पास नहीं हो सकती, और ये वैक्सी होता है क्योंकि वैक्स भी व्हाइट है। सबसे रिएक्टिव है इसीलिए पॉइजनस तो होगा ही, और नॉन पोलर है इसीलिए पोलर यानी वाटर में नहीं बल्कि नॉन पोलर यानी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्यूबल होगा। और व्हाइट से लाइट याद रखिए कि ये केमिलुमिनेसेंस भी शो करेगा। कॉस्टिक सोडा के साथ ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, जिसमें एक तो बेस बनेगा फॉस्फीन क्योंकि बेस से ही रिएक्शन करवाई जा रही है, और दूसरा एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर हाइपोफॉस्फाइड बनता है। वाटर यहाँ पे एज ए मीडियम एक्ट करता है, ये व्हाइट से याद रखिए। एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर इसकी हाई रिएक्टिविटी को देखते हुए रखा गया है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 100 से ऊपर एंगल होता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग से जानते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 60 है, इसीलिए यहाँ एंगुलर स्ट्रेन होता है जो इसको अनस्टेबल बनाता है। इसके एटॉमिक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये एंगल मिल जाएगा। बहुत रिएक्टिव है इसीलिए एयर इसको सीधे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाती है, यानी +5 in P4O10। एंड इसमें डिस्क्रीट P4 यूनिट्स होती है क्योंकि अनस्टेबल है, इसलिए आपस में जुड़ती नहीं है। इसके बाद रेड वाला मिलता है व्हाइट को हीट करने पर, विच इन टर्न गिव ब्लैक ऑन हीटिंग। और H से हीट, H से हाई प्रेशर याद रखिए। आयरन रेड होता है, उससे आयरन ग्रे याद रखिए। ग्रे लस्टर बेसिकली इंडिकेट्स दैट इट नो मोर ग्लोज इन डार्क। रिएक्टिविटी के साथ ही ये उससे जुड़े हुए चारों कैरेक्टर यानी ऑर्डर, पॉइजनस, सॉल्युबिलिटी और ल्यूमिनेंस को भी छोड़ देता है, लेकिन क्योंकि उसने स्टेबिलिटी अटेन कर ली है इसीलिए आपस में जुड़ जाता है और पॉलीमेरिक चेन्स बना लेता है। लास्टली ब्लैक की 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा और बीटा। ये ब्लैक के बी से याद रखिए जो सेकंड नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में।
अल्फा पहले आती है इसलिए रेड वाले से वो बनेगी हीट करने पे। एंड मोस्ट स्टेबल होती है उससे सबलाइम याद रखिए। और अल्फा मीन्स 1 उससे मोनोक्लाइनेट का मोनो याद रखिए, उसका मीनिंग भी एक होता है। अब मोस्ट स्टेबल है तो ऑक्सीडाइज यानी रिएक्ट कैसे कर सकती है एयर के साथ। बीटा फॉर्म व्हाइट वाले से बनाई जाती है इसीलिए उसमें कुछ रिएक्टिविटी अभी बची होती है, इसीलिए आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर ये एयर से रिएक्ट कर जाता है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना हो तो पहले आएगा व्हाइट, देन रेड, देन बीटा एंड लास्टली अल्फा। आगे फॉस्फीन की प्रिपरेशन बताई गई है। फॉस्फाइड से बन जाएगा किसी भी H+ के सोर्स से, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन मिल जाते हैं। इसका लैब प्रिपरेशन हमने पिछले सेक्शन में देखा था, यहाँ सिर्फ इनर्ट एटमॉस्फेयर का नाम बता दिया गया है। फेफड़ों से जो गैस निकालते हैं हम वही फॉस्फीन बनाने में मदद करती है, ऐसे याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाइट फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अनफ्लैमेबल हो जाता है, वरना फॉस्फीन नॉन इन्फ्लैमेबल होता है। एसिड बेस रिएक्शन का इस्तेमाल करके इसको प्यूरिफाई किया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट हैलोजन एसिड यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये फास्फोनियम आयोडाइड साल्ट बनाता है। एक बेस यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से फास्फोनियम आयोडाइड को रिएक्ट करवा के प्योर फॉस्फीन मिल जाता है, जिसमें पानी एक बाय प्रोडक्ट होता है। रॉटन फिश इसकी स्मेल होती है, ये इसके नाम से क्लियर हो जाता है। और पी से पॉइजनस याद रखिए। और पॉइजनस है तो रिएक्टिव तो होगा ही, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर लेता है। फॉस्फोरस के कंपैरिजन में इसमें थोड़ी पोलैरिटी आ जाती है, इसीलिए स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। रोटन फिश से रेड फॉस्फोरस याद रखिए, इसके वाटर रिएक्शन से मिलता है, जिसमें वाटर का H+ और PH3 का हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेता है। सल्फेट और क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है इसके फास्फाइड के साथ। एंड अमोनिया के जैसे साल्ट्स बनाता है एसिड्स के साथ। आगे इसके यूजेस में है होम्स, सिग्नल्स एंड स्मोक स्क्रीन्स। अब ये अगर पॉइजनस होता है तो व्हाइट फॉस्फोरस से मैच करता होगा, जो कि लाइट एमिट करता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं ये यूजर्स। आगे एग्जाम्पल में पूछा है कि फॉस्फीन का बेसिक नेचर कैसे प्रूव करें। तो जाहिर सी बात है एसिड के साथ रिएक्ट करवा के एंड लोन पेयर की प्रेजेंस से ही ये लेविस बेस के जैसे एक्ट करता है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन में pH4+ क्योंकि टेट्राहीड्रल होता है इसीलिए पिरामिडल pH3 से उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में देखा था हमने। नेक्स्ट सेक्शन में फॉस्फोरस के हैलाइड्स डिस्कस करे गए हैं जो 2 टाइप के होते हैं, ये पहले बताया गया था आपको। इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हमें करना है। पहले PCl3 की प्रिपरेशन बताई है। एज ऑब्वियस मोस्ट रिएक्टिव फॉस्फोरस में ड्राई क्लोरीन ऐड करके इसे बनाया जाएगा, और एक्सेस क्लोरीन ऐड करके PCl5 बनाया जाता है। और ड्राई इसलिए क्योंकि वाटर के साथ इसको रिएक्ट करने से बचाना है। इसके अलावा इसे थियोनल क्लोराइड से भी बनाया जाता है, जिसमें एक S डबल बॉन्ड O पाया जाता है। 2 S डबल बॉन्ड O वाले से PCl5 बनता है। SOCl2 में सल्फर +4 में है तो प्रोडक्ट्स में भी एक SO2 +4 में होगा और बाकी दोनों प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन +4 होगा, यानी फॉस्फोरस +3 और सल्फर +1। PCl3 में थोड़ा क्लोरीन चाहिए होता है इसीलिए सल्फर के साथ रह जाता है, वाइल PCl5 में सारा क्लोरीन लग जाता है और सल्फर के साथ सिर्फ ऑक्सीजन बचता है। PCl3 कलरलेस लिक्विड होता है और PCl5 व्हाइट पाउडर ज्यादा एटम्स होने की वजह से वाटर के साथ PCl3 का सारा क्लोरीन HCl में आ जाता है और +3 वाला एसिड बनता है। वाइल PCl5 में +5 वाले POCl3 में कुछ क्लोरीन आता है और कुछ HCl के साथ POCl3 के फर्दर हाइड्रोलिसिस से +5 वाला एसिड बनता है। PCl5 सब्लिमेबल होता है, सो इसको हीट करने पर क्लोरीन गैसेस से अलग हो जाती है। यही रिएक्शन इसको मेटल्स के साथ क्लोराइड बनाने में यूज होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस कर देते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। PCl3 में सारा क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आ जाता है और साथ में सिर्फ +3 वाला एसिड बचता है। वाइल PCl5 में इनफ क्लोरीन है, सो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस वाले दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। PCl3 में पिरामिडल शेप और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है अमोनिया के जैसे। वाइल PCl5 ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होता है विद sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से, क्योंकि वो सिर्फ 90 डिग्री दूर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स से, वाइल इक्वेटोरियल आपस में 120 डिग्री दूर होते हैं। तो रपल्शन को अवॉइड करने के लिए उनको अपना साइज बढ़ाना पड़ता है। आगे एग्जाम्पल 7 में पूछा है कि PCl3 फ्यूम्स क्यों बनाता है मॉइस्चर के साथ। ऐसा ही सवाल क्लास 11P ब्लॉक में भी पूछा गया था, जहां एल्यूमिनियम के बारे में बताया गया है।
PCl3+3 वाला एसिड और HCl बनाता है पानी के साथ, ये अभी हमने पीछे देखा था। यही HCl व्हाइट फ्यूम्स बनाता है। आगे एग्जाम्पल 8 में एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं, इक्वेटोरियल से यही बताया गया है, जिसका रीजन अभी हमने देखा था। और इसके बाद PCl5 को हीट करने और वाटर से ट्रीट कराने पर क्या होता है, ऐसा पूछा है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में। पहले केस में क्लोरीन गैस के साथ PCl3 मिलता है, वाइल दूसरे में POCl3 और HCl बनता है। नाउ वी हैव ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, जिनकी टेबल में जाने से पहले हम इनकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जहां से कम करना है वहां पायरो वर्ड लगा दिया जाता है, और ऑक्सीजन ज्यादा होने को हाइपर बोलते हैं, वाइल कम होने को हाइपो। इनमें फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल होता है, जैसे कि P4 में भी देखते हैं हम। ऑक्सो के लिए P डबल बॉन्ड O और एसिड के लिए POH बॉन्ड। 5 से कम ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्सो एसिड्स में इसी कम नंबर को कॉम्पेंसेट करने के लिए PP या फिर PH बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाते क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, ये अभी हम टेबल में देखेंगे। और +3 का एसिड +5 और -3 में जाता है, ये ऑक्सीडेशन ट्रेंड वाले सेक्शन में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। अब टेबल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये ऑर्थो वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेट या फिर सिंपल एसिड, नोट हाइपो या पायरो। आई के बाद ओ आता है वावेल्स में, इसीलिए फिनिक हाइपोफॉस्फोरस को बोलते हैं जो पहले आता है, और फोनिक फॉस्फोरस को। फिनिक यानी +1 से शुरुआत होती है और उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए तो फोनिक बन जाता है। फिनिक में एक POH पाया जाता है, इसीलिए उसे व्हाइट P4 के साथ अल्कली ऐड करके बनाया जाता है। और फोनिक में +3 होने की वजह से उसे P2O3 में वाटर डालकर बनाते हैं। पायरोफॉस्फोरस में 2 फॉस्फोरस को जोड़ के उनसे पानी निकाल दिया जाता है। +3 वाले एसिड के साथ ही +3 वाला क्लोराइड ऐड करके जो पानी रिमूव कर देगा, इसको बनाया जाता है। इसके बाद आता है फॉस्फोरिक, जिसमें से वाटर निकाल दे तो पायरो, और वाटर और ऑक्सीजन दोनों निकाले तो हाइपोफॉस्फोरिक मिलता है। सो हाइपोफॉस्फोरिक का नाम कायदे से हाइपोपाइरोफॉस्फोरिक होना चाहिए था। और प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हाइपोफॉस्फोरस के जैसे ही हाइपोफॉस्फोरिक भी बनाया जाता है, बस फर्क सिर्फ P4 का है, जो कि व्हाइट के बाद ही आता है सीक्वेंस में। फॉस्फोरिक +5 वाले ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करके और पायरोफॉस्फोरिक हीट करके बनेगा। एंड लास्टली है मेटाफॉस्फोरिक, जो कि पॉलीमेरिक होता है, और इसको हम एक सेंटेंस से याद करेंगे। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो तो अपने ब्रो को फोन करते हो मीट करने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम मीन्स पॉलीमेरिक, ब्रो मीन्स ब्रोमिन, फोन मीन्स फोनिक, एंड मीट मीन्स मेटा। इनमें से अकेला ऐसा ऑक्सो एसिड है हाइपोफॉस्फोरिक जिसमें PP बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि वाटर रिमूव करने पर POP बचता है और उसमें से फिर एक ऑक्सीजन और हटा दे तब PP बॉन्ड आएगा। अब आगे इनकी स्ट्रक्चर पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आता है हाइपोफॉस्फोरस +1 के साथ, फिर उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दे तो फॉस्फोरस बन जाता है, जिससे फिर हीट करके पायरोफॉस्फोरस, एंड देन फॉस्फोरिक, और इसको हीट करके पायरोफॉस्फोरिक। इवन दो यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक मेंशन नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर साइक्लोट्रोमेटर में P डबल बॉन्ड O और POH वाली 3 यूनिट्स जुड़ी हुई हैं आपस में, और पॉलीमेटर में ऐसी बहुत सारी यूनिट्स लिंक्ड होती हैं। हाइपोफॉस्फोरस इनमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसमें 2 PH बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और Ag+ को वो Ag में रिड्यूस कर देता है और खुद +5 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड वाटर यहाँ पे मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। अब आगे बेसिसिटी डिफाइन की गई है। ये एबिलिटी होती है किसी भी एसिड की कि वो कितने नंबर ऑफ बेसेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन ही एसिड्स में आता है, इसीलिए सिर्फ वही बेसिसिटी कॉज करता है। इसीलिए ही फॉस्फोरस डाइबेसिक होता है और फॉस्फोरिक ट्राइबेसिक। नेक्स्ट एग्जांपल 9 में PH बॉन्ड्स फिनिक में रिड्यूसिंग बिहेवियर का रीजन होते हैं, ये बताया गया है। आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में फॉस्फोरिक की बेसिसिटी पूछी है। हम जानते हैं कि ये 3 होती है 3 POH बॉन्ड्स की वजह से।